हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों कृषि विज्ञान से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। यहाँ से आपको क्या है, एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यह वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यानी उपयोगी है। फसलों से संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है साथियों, टारगेट हमारा होने वाला है एमपी टेट चयन परीक्षा क्वालिफाई करना और अपनी एक सीट पक्की करना। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है, साथ में अन्य नोट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, क्विज करने के लिए आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर क्या है, आप क्विज के माध्यम से कई सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कम समय में कर पाते हो। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा साथियों। तो सभी साथियों को उत्तर करना है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग कृषि की जाती है? पूछा है कितने परसेंट भाग पर कृषि की जाती है, कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर कृषि की जाती है? तो ऑप्शन है आपका 51% है, 21 है, 31 है, 61 है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइएगा कितने प्रतिशत भाग पर भारत में कृषि की जाती है। साथ ही इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो 51% आपके भाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भाग पर कृषि की जाती है? तो 51 यानी 51% भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, प्रश्न आ जाए यदि, तो क्या बताओगे आप? बताओ, कुल क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो कितना है, यदि पता है तो बताइएगा। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है साथियों 32 लाख, याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे वर्ग किलोमीटर है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, जिसमें से आपको क्या है 51% भाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार साथियों यही डाटा है। ये कृषि वाला क्षेत्र बढ़ गया है साथियों, लेकिन जो एनसीईआरटी के अनुसार है वो 51% है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना। ठीक है, जो डाटा आपका है एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग चागास भूमि है? तो बताना है आपको चागास भूमि कितनी है, कितने भाग पर चागास भूमि है। 2% भाग है, 4% भाग है, 6% भाग है, 7% भाग है। इस तरह के प्रश्न आपके सामने यदि आ जाते हैं तो आपको पता नहीं होता तो आपका 1 नंबर यहाँ से चला जाता है। ठीक है साथियों, तो इन्हें आपको अच्छे से याद रखना। 4% भाग पर क्या है साथियों, चागास है। ठीक है, याद रखेंगे चागास भूमि कितनी है, 4% भाग पर चागास भूमि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताइएगा कृषि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची से आता है? साथ ही इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कृषि का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची के में आता है। तो कौन सी अनुसूची है, तीसरी है, 5वीं है, 7वीं है, 10वीं है? तो आपको बता देना कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए कुल अनुसूची कितनी है। तो कुल अनुसूची आपकी कितनी है साथियों, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना। ठीक है, जिसमें से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा क्या आता है, कृषि आता है। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में कितनी अनुच्छेद दिए गए हैं? तो 3 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। राज्य, संघ और समवर्ती सूची है। ठीक है, याद रखेंगे राज्य, संघ और समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कृषि का उल्लेख किसके अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कुल अनुसूचियों की संख्या यदि पूछी जाए आपसे तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपसे वैसे पूछेगा नहीं, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? तो आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, बताएगा रैचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है? पूछा है रैचिंग पद्धति से खेती किस देश में की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, बताइएगा। तो रैचिंग पद्धति से खेती कहाँ पर की जाती है? अमेरिका है, जापान है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, बताइएगा। जो रैचिंग पद्धति है उससे जो खेती की जाती है आपकी कहाँ पर की जाती है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, याद रखना है साथियों। कृषि से संबंधित ही सारे प्रश्न हैं साथियों, तो आपको याद रखना। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि रैचिंग पद्धति से खेती कहाँ की जाती है? ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। अच्छे से याद रखना है, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। रैचिंग पद्धति से खेती कहाँ पर की जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, बार बार हम रिपीट करेंगे तो क्या है, अच्छे से याद रहता है। तो हमें क्या है, प्रश्न को साथ में पढ़ना भी चाहिए और अपने आप से भी बोलना चाहिए। ठीक है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो बताइएगा
श्रीधरन है, स्वामीनाथन है, जहांगीर भाभा है, हरगोविंद खुराना है। जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो आपका जाता है ये स्वामीनाथन, ठीक है। याद रखना है आपको, स्वामीनाथन को जाता है। अच्छे से याद रखेंगे, डॉक्टर स्वामीनाथन, अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है। यदि यहीं पर बात की जाए, किसकी बात की जाए साथियों, विश्व में पूछेगा। यदि भारत की बात करते हैं तो स्वामीनाथन हो गए, ठीक है। जब विश्व की बात की जाए तो विश्व में कौन है, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो विश्व में जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। याद रखेंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व की बात की जाती है तो विश्व में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, ठीक है। इसको आपको क्या है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलते हैं साथियों आगे। एक प्रश्न और साथी यहीं पर कर लेते हैं हम। यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है? प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक, जब बात करते हैं श्वेत क्रांति के जनक, यहाँ से ही प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है साथियों। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन है, याद रखना है आपको, वर्गीस कुरियन है, याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है साथियों। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक जाना जाता है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की बात करते हैं तो स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति की बात करेंगे तो वर्गीस कुरियन है, ठीक है। जब विश्व लेवल की बात करेंगे तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके हो जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं, ठीक है। यही यदि प्रश्न आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब से आपकी मानी जाती है? तो 1966 के दशक, यानी 1966 से मानी जाती है, ठीक है। यानी दशक पूछेगा तो 1960 के दशक से आप बता सकते हो, ठीक है। 1966 से हरित क्रांति का शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। शुरुआत पूछेगा तो 1966, ठीक है। 1960 के दशक से आप बता सकते हो, 1960 का दशक है, ठीक है आपका, और 1966 से हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? दो प्रश्न भी आगे आपके सामने बताएगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? शुरुआत की बात करते हैं साथियों, ठीक है। शुरुआत कब हुई? 1952 है, 1956 है, 1967 है, 1972 है। तो बता देना है कब हुई। तो साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना है। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1967 से, ठीक है। शुरुआत पूछी जाए कब की गई थी? 1967 से शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1966 में इसका जो है मसौदा बनके तैयार हुआ था और 66 में इसे लागू किया गया, ठीक है। कब? 66 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी, ठीक है। प्लानिंग कब की गई थी इसकी? तो 1966 में प्लानिंग की गई थी, ठीक है। तो आपसे पूछ भी लिया जाता 1966 से 67 भी कभी कभी लिखा आपको मिल सकता है, ठीक है। याद रखना है 1966 से 67। अब प्रश्न आता है हरित क्रांति की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? तो इसके लिए की गई थी, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे बीज, इसकी जो शुरुआत किस लिए की गई थी साथियों? तो अच्छे बीज किस लिए की गई थी? अच्छे बीज के साथ में अच्छी सिंचाई के साथ में अच्छे उर्वरक तो अच्छे उर्वरक, अच्छे बीज, अच्छी सिंचाई, इसके लिए किसकी शुरुआत की गई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अच्छे बीज साथियों कहाँ से लाए गए थे? तो अच्छे बीज आपके लाए गए थे अमेरिका से लाए गए थे, ठीक है। याद रखना है, अच्छे बीज अमेरिका से लाए गए थे, ठीक है। अच्छी सिंचाई, नहरों की शुरुआत की गई, ठीक है साथियों। यहाँ पर क्या किया गया? तो नहरों की शुरुआत की गई, उर्वरक यानी अच्छे रसायनों की शुरुआत की गई यहाँ पर आप, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों को शामिल किया गया, ठीक है। अच्छे बीज, अच्छी सिंचाई, अच्छे उर्वरक, ठीक है। बीज कहाँ से आए? आपके अमेरिका से आए। नहरों की सिंचाई की, इंदिरा नहर चलाई की आपकी, ठीक है। कौन सी? इंदिरा नहर की शुरुआत भी इसी समय पर आपकी हुई है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, बताइएगा इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होने वाला है। एक भूमि के खंड पर विभिन्न फसलों को एक सुनियोजित अनुक्रम में उगाना कहलाता है।
अंतर समस्यान यानी अंतर फसल, संयुक्त कृषि, मिश्रित कृषि, फसल चक्र। कह रहा है किसी एक भूमि की खंड है, जैसे मान लो ये एक भूमि का खंड है, ठीक है। विभिन्न फसलों को एक सुनियोजित अनुक्रम में उगाना, यानी एक क्रम में उगाना, यानी एक फसल लगाने के बाद में दूसरी फसल को उगाना, इस तरह की फसल चक्रण को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं फसल चक्रण। क्या बोलते हैं? क्रॉप साइकिल बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे कि फसल चक्रण बोलते हैं जब हम एक ही भूमि पर बार बार क्या करते हैं, एक ही तरह की फसल उगाते हैं तो भूमि कैसी हो जाती है? उपजाऊ नहीं रहती, ठीक है, कम उपजाऊ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फसल चक्रण अपनाते हैं। तो फसल चक्र अपनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, भूमि के ऊपर फलीदार पौधे उगाते हैं, ठीक है, फलीदार फसल को लगाते हैं। कैसी फलीदार? जिसके अंतर्गत आपका हो सकता है जैसे चना, ठीक है, चना हो गया, चना के साथ में मटर है। तो इस तरह की फसल को क्या करते हैं, हम उगाते हैं, ठीक है, फलीदार फसल को उगाते हैं, चना मटर, ठीक है। इस तरह की फसल को हम उगाते हैं, जिससे क्या है, भूमि क्या है, उर्वरक शक्ति बढ़ी रहती है। इससे क्या है, भूमि की उर्वरक शक्ति होती है ना, जो बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। जो भी आपका भूमिखंड है उस पर क्या करना चाहिए, हमें 1 साल या 2 साल बाद भूमि को, मतलब भूमि के ऊपर एक ही तरह की फसल को नहीं उगाना चाहिए, फसल को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो एक ही तरह की जब हम फसल को बार बार उगाते हैं तो क्या होता है, जो भूमि की जो मृदा है या मिट्टी है ना, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। हरित क्रांति का अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, बताइएगा। हरित क्रांति का प्रभाव तक किस फसल पर पड़ा? गेहूं, चावल, चना, गन्ना, तिलहन। तो आपका ये पड़ा था आपका गेहूं और चावल, ठीक है। यह किसके ऊपर पड़ा था? गेहूं और चावल। तो साथ ही एक प्रश्न बताइए, गेहूं और चावल में उत्पादन करने में सबसे प्रथम स्थान किस देश का है? प्रथम स्थान, देश की बात करते हैं, ठीक है। किस देश का प्रथम स्थान है गेहूं और चावल में? तो आपको याद रखना है चीन का प्रथम स्थान है, ठीक है। चीन का क्या स्थान है? प्रथम स्थान है गेहूं और चावल में, ठीक है। दलहन में पूछेगा, दलहन में, तो दलहन में किसका प्रथम स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। ये प्रश्न आपका एमपी डेट में पूछा गया है। भारत उपभोक्ता के साथ साथ में, यानी उत्पादक के साथ साथ में उपभोक्ता भी है। तो किसके लिए है? दलहन के लिए उत्पादक के साथ साथ में उपभोक्ता भी है, ठीक है। कौन है? भारत है, ठीक है। भारत दलहन में प्रथम स्थान प्राप्त है, याद रखना है, ठीक है। उत्पादक के साथ साथ में उपभोक्ता भी है, किसके लिए? दलहन के लिए, ठीक है। यानी यदि प्रश्न पूछा जाए चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो चाय का भी आपको याद रखना है, चीन है, ठीक है। याद रखेंगे, चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? चीन रखता है, ठीक है। गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? चीन रखता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा, ठीक है। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो गन्ना उत्पादन में आपका यूपी हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। गन्ना उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होता है, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद रखने होंगे, ठीक है। यहाँ से आपको फैक्ट सीधा सीधा देखने को एग्जाम में मिल जाता है, ठीक है। खेती की वह कौन सी प्रणाली है जिसमें किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है? ठीक है, सीधा संबंध कहाँ से होता है? राज्य से होता है। काश्तकारी खेती है, सामूहिक खेती है, सहकारी खेती है, संयुक्त खेती है। तो आपकी यह काश्तकारी खेती हो जाती है, जिसका संबंध किससे होता है? किसान का सीधा संबंध राज्य से होता है। राज्य से होने का मतलब क्या है? राज्य के द्वारा, ठीक है, राज्य शासन के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा क्या करते हैं, किसान को क्या करते हैं, ये किसान को भूमि देते हैं, ठीक है। किसान को भूमि देते हैं, कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, किसान को भूमि देती है, उस पर क्या करवाती है? फसल करवाती है, ठीक है। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? काश्तकारी खेती कहते हैं, ठीक है। याद रखना है, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? काश्तकारी खेती। जहाँ भूमि किराए पर सरकार देकर कृषि करवाती है, ठीक है। जहाँ पर क्या करती है सरकार, क्या करती है, भूमि को किराए पर देती है और किराए पर दे करके क्या करवाती है? कृषि करवाती है। इस कृषि को क्या कहते हैं हम? तो काश्तकारी खेती कहते हैं, ठीक है। किराए पर देती है, किस पर देती है? किराए पर। कौन देती है? तो गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है, ठीक है। याद रखना है, सरकार देती है। किसको देती है? किसानों को देती है, ठीक है। ये भी याद रखना है, किसानों को देती है, ठीक है। और भूमि करवाती है, इसे क्या बोलते हैं? काश्तकारी खेती कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है बताइएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किस तरह की खेती की जाती है? लेवल फार्मिंग की जाती है, दियारा खेती की जाती है, तैरती खेती की जाती है, अर्ध खेती की जाती है। तो बताइएगा, जो क्षेत्र आपके बाढ़ से प्रभावित होती है उनमें क्या कहते, तैरती खेती की जाती है। ठीक है, तो तैरती खेती की जाती है, याद रखेंगे। सॉरी साथियों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो दियारा खेती की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, दियारा खेती की जाती है। इस खेती के अंतर्गत सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, सब्जी की कृषि करते हैं। किसकी? सब्जी की, सब्जी की कृषि करते हैं। ठीक है, सब्जी की खेती करते हैं। ठीक है, तरबूज उगाते हैं। क्या उगाते हैं? तरबूज, मूंग। ठीक है, खरबूजा, खरबूज, ऐसी खेती की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, सब्जी की कृषि होती है, मूंग, तरबूज, खरबूज, इस तरह की खेती से बोलते हैं दियारा खेती। ठीक है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसी खेती की जाती है? तो दियारा खेती करते हैं। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो साथियों थोड़ी सी जानकारी है। टारगेट हमारा क्या है साथियों? मध्य प्रदेश चयन परीक्षा में एक सीट पक्की करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, सोचना नहीं है ज़्यादा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको क्विज भी मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? क्विज मिल जाती हैं। तो क्विज के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप? क्विज के माध्यम से आप क्या है, अपनी तैयारी को कम समय में और भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास की भी क्विज मिलती हैं। तो सबसे अधिक फ़ायदा क्या होती है कि आपको एक तो क्लास देखने को मिल जाती है, ऊपर से आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्विज मिल जाती है। तो कम समय में आप अधिक प्रैक्टिस कर पाते हो वहाँ पर। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो चावल, गेहूँ, दालें हैं। चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन, सब्जियां हैं। चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन है, चावल, गेहूँ है। देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य है कुछ फसलों में उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो वो कौन कौन सी फसलें हैं? आपकी चावल की फसल है। ठीक है, चावल में वृद्धि कराना, गेहूँ है, दालें हैं। ठीक है, ये तीन मुख्य फसलें हैं। कौन सी? तीन मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, याद रखेंगे, चावल, गेहूँ, गेहूँ और दालें। ठीक है, दालें। ठीक है, आपका तिलहन भी यहाँ पर जोड़ दिया है, तो तिलहन को भी हम सही करेंगे। ठीक है, तो मुख्य फसल कितनी है? तीन है, याद रखेंगे, गेहूँ, चावल और दालें। ठीक है, मुख्य तीन है, जिन्हें फसलों को क्या है, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य है। कुछ फसल हैं उनके अंतर्गत आपकी कौन कौन सी आती हैं? चावल, गेहूँ, दालें। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताइए, कौन से राज्य, निम्न में से कौन सा फसल उत्पादक राज्य सही सम्मिलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, बताइएगा। यहाँ से क्या है, आपके 1 से लेकर 4 प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं। चाय आपकी गुजरात है, जूट असम है, गेहूं उत्तर प्रदेश है, चावल पश्चिम बंगाल है। तो चावल पश्चिम बंगाल है, एकदम राइट आंसर है। गेहूं उत्तर प्रदेश है, एकदम राइट आंसर है। जूट कहाँ है? असम है। ठीक है, तो चाय आपका कहाँ है? गुजरात नहीं होगी, ये कहाँ पर हो जाएगी साथियों? चाय भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? असम हो जाती है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी। चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? असम में होता है, ना कि गुजरात में होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, जूट असम है, गेहूँ उत्तर प्रदेश है, चावल पश्चिम बंगाल है। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? चावल का पश्चिम बंगाल, गेहूं का उत्तर प्रदेश, जूट का असम में है। चाय कहाँ है? चाय भी आपकी कहाँ पर हो जाती है? असम हो जाती है। ठीक है, इन चारों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आपका गुजरात वाला एकदम करेक्ट आंसर नहीं है, एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो ए विकल्प हो जाता है। चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, बताइएगा। कभी कभी कि ना इस तरह के प्रश्न भी आपके सामने देखने को मिलते हैं, तो इन्हें भी याद रखना चाहिए। पर्माकल्चर किसका पर्याय है? ठीक है, तो बताइएगा, तो पर्माकल्चर किसकी खेती होती है? बताइएगा। व्यापारिक खेती है, सिंचित खेती है, पारिस्थितिक खेती है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कितने साथियों को इस प्रश्न का उत्तर पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना है, सर हमको पता था। ठीक है, तो पर्माकल्चर किसका पर्याय है? किसकी खेती की जाती है? तो यह की जाती है पारिस्थितिक खेती। ठीक है, इसे वैज्ञानिक खेती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक खेती भी बोलते हैं, इसको भी याद रखेंगे। वैज्ञानिक खेती कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक खेती बोलते हैं, याद रखना है, वैज्ञानिक खेती बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक खेती। ठीक है, पर्माकल्चर किसकी खेती है? वैज्ञानिक खेती है, जिसे पारिस्थितिक खेती भी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल फार्मिंग, याद रखेंगे, इकोलॉजिकल फार्मिंग यानी पारिस्थितिक खेती, वैज्ञानिक कृषि भी कहते हैं इसे। ठीक है, पर्माकल्चर इंपॉर्टेंट है साथी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। भारत में झूमी खेती किन क्षेत्रों में होती है? बताइएगा। भारत में झूमी खेती है किन क्षेत्रों में होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान, उड़ीसा, तटीय क्षेत्र,
और पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तो ये आपके पूर्वोत्तर प्रदेशों में होती है, जैसे कि आपका असम हो गया, ठीक है, याद रखेंगे असम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है, याद रखेंगे नागालैंड। तो आपको याद रखना भारत में झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रदेशों में होती है। इस तरह से पूछा जाए तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर प्रदेशों में होती है। यदि आपको ऑप्शन में असम दिया हो तो असम, और नागालैंड हो तो नागालैंड भी आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों याद रखना है आपको अच्छे से। बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, पूछा है सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो झूम कृषि अभी हम पढ़ के आए, असम है, ठीक है, ओनम केरल है, पोंडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है, कुमारी मध्य प्रदेश है। कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा है, तो आपका हो जाएगा कुमारी, ठीक है, कुमारी जो कि सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सी खेती की जाती है, तो जल्दी से बताइएगा, मध्य प्रदेश में कौन सी कृषि अपनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका कौन सा स्थानांतरित कृषि सम्मिलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा। तो मध्य प्रदेश में बोलते हैं चिमाना, ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, चिमाना बोलते हैं। इसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम क्या है, चिमाना है, ठीक है, याद रखना है चिमाना, ठीक है, क्या बोलते हैं, चिमाना बोलते हैं, ठीक है। असम में क्या बोलते हैं, झूम बोलते हैं, केरल में पोनम बोलते हैं, ठीक है, पोंडू कहाँ बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्या बोलते हैं, पोंडू, ठीक है। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको लिख लेना है, एक कॉपी लेकर के पेन से लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपका MP टेट में भी पूछा गया था, इस बार भी लगातार यहाँ से प्रश्न लगातार बने थे, ठीक है। झूम की खेती असम में है, पोनम केरल में है, पोंडू आंध्र प्रदेश में है, चिनामा आपका मध्य प्रदेश हो जाता है, याद रखेंगे चिनामा मध्य प्रदेश है, कुमारी आपका गलत है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है, कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। हरित GNP की गणना, पर्यावरण संरक्षण, हरित गृह प्रभाव, उच्च उत्पादक किस्मों के बीच पूछा है, संबंधित है। तो कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित, अभी हमने पढ़ा था, उच्च उत्पादक किस्मों के बीज, ठीक है। अच्छे बीज क्या पढ़ा था हमने, अच्छे बीज, अच्छे उर्वरक, ठीक है, अच्छी सिंचाई, यही तो हमारा उद्देश्य था। किसका, हरित क्रांति का क्या संबंध था, किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति का जो संबंधित है अच्छे बीजों से संबंधित है, अच्छे उर्वरकों से संबंधित है, अच्छी सिंचाई पद्धति से संबंधित, ठीक है। तो उच्च उत्पादक किस्मों के बीज, ऑप्शन आपका D एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। यदि प्रश्न आएगा हरित क्रांति का आपका संबंध मतलब शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखना है 1967, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1967, 1966, 66 से 67 भी आपको याद रखना होगा, ठीक है, दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। आगे प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा हाइड्रोपोनिक्स है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हवा में पौधे उगाना है, जल में पौधे उगाना है, अंगूर की खेती है, बागवानी है, ठीक है। जब हाइड्रो की बात करते हैं साथ ही हाइड्रो की, तो हाइड्रो से आप समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे कि जल की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, जल, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स यानी जल में पौधे उगाना, ठीक है। ऐसी खेती होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, जल के अंतर्गत पौधे उगाए जाते हैं और खेती की जाती है, ठीक है। याद रखेंगे जल में पौधों को उगाना किसे बोलते हैं, हार्ट ग्रोविंग प्लांट्स इन वाटर, ठीक है, जल में पौधे को उगाना जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। याद रखेंगे हाइड्रो से ही आपको याद रखना है जल में पौधे उगाना, ठीक है। आगे प्रश्न है, बताइएगा एरोपोनिक है, हवा में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना, अंगूर की खेती, बागवानी, ठीक है। तो एरो माने आप समझ गए होंगे, एरो माने हवा, ठीक है, हवा में पौधे उगाना, कहाँ पर पौधे उगाना, हवा में, ठीक है। तो याद रखेंगे हवा में पौधे उगाना, ठीक है, इसे बोलते हैं एरोपोनिक, ठीक है। हवा में पौधे उगाने को क्या बोलते हैं, एरोपोनिक, ठीक है। जल में पौधे उगाने को क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जल में पौधे उगाने को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, पूछा है सेरीकल्चर किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा था साथियों MP टेट में अभी 2024 में, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो बताइएगा सेरीकल्चर किसे कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, किससे संबंधित है, ठीक है, बताइएगा। हवा में पौधे उगाना, जल में पौधे उगाना, अंगूर की खेती है, रेशम कीट पालना, ठीक है। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन D आपका एकदम से राइट आंसर है, ठीक है।
तो हवा में पौधे उगाना अभी हमने बात की थी हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जल में पौधे उगाना क्या बोलते हैं, जल में पौधे उगाना क्या बोलते हैं, एरोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर यानी रेशम कीट पालन हो गया। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। विटीकल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को, ठीक है। चाय किस देश की एक देसी फसल है, बताइएगा। चाय से प्रश्न आपका पूछा जाता साथियों, है ना। तो याद रखना है, भारत है, ब्रिटिश है, चीन है, श्रीलंका है। तो चाय किस देश की एक देसी फसल है, बताइएगा। तो चाय चीन, याद रखना, चाय को चीन से याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है। चाय चीन। सबसे अधिक उत्पादक देश भी कौन है आपका, देश है चीन है, ठीक है। चीन है, इसको भी याद रखना। सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है, चीन है, ठीक है। तो याद रखेंगे चीन, ठीक है। तो साथियों सेशन कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी नया अपडेट आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।